हेलो एवरीबॉडी। आज अपन डेवलपमेंट बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। बीएससी पार्ट 2 का ये फर्स्ट यूनिट है डेवलपमेंट बायोलॉजी, वो पेपर 3 का। तो डेवलपमेंट बायोलॉजी एक्चुअली अपन को एम्ब्रियोलॉजी करनी है। डेवलपमेंट बायोलॉजी वो साइंस है जो बॉडी के अंदर डेवलपमेंट प्रोसेस को स्टडी करती है। जब भी कोई ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है या डेवलप करता है, तब ये जो प्रोसेसेस होते हैं उसमें वो सारा बॉडी में वो सारे डेवलपमेंट बायोलॉजी में आती हैं। और जब ये डेवलपमेंट हम एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को स्टडी करते हैं, जब इस डेवलपमेंट में हम एम्ब्रियो को स्टडी करते हैं, तब उसको हम एम्ब्रियोलॉजी कहलाते हैं। तो अपन एक्चुअली स्टार्ट कर रहे हैं एम्ब्रियोलॉजी, और इस एम्ब्रियोलॉजी में अपन स्टडी करेंगे डिफरेंट थियरीज। पहले एम्ब्रियोलॉजी और डेवलपमेंट बायोलॉजी में डिफरेंस। एम्ब्रियोलॉजी केवल वो स्टडी है जो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से स्टार्ट होती है और पूरे एडल्ट के बनने तक रहती है। सो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है? एक एग सेल होती है, एक स्पर्म सेल होती है, दोनों आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं और जाइगोट बनता है। जाइगोट का डेवलपमेंट आगे जा कर के मॉर्यूला बनाता है, और मॉर्यूला, ये आपने इसमें देखा, जाइगोट का डेवलपमेंट मॉर्यूला बनाता है। मॉर्यूला आगे जा कर के ब्लास्टुला बनाता है। ब्लास्टुला से हमें गैस्ट्रुला मिलता है। गैस्ट्रुला में फिर डिफरेंट प्रकार के विदलन होते हैं और मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स होते हैं, और फिर जा कर के ऑर्गेनोजेनेसिस होता है और सोमाइट्स बनते हैं, और फाइनली एडल्ट बन चुका होता है। तो ये था एम्ब्रियोजेनेसिस जो अपन स्टडी करेंगे। डेवलपमेंट बायोलॉजी एक बहुत वाइड ब्रांच है जिसके अंदर केवल एम्ब्रियो का डेवलपमेंट ही स्टडी नहीं किया जाता, बल्कि रीजनरेशन या कोई भी दूसरे डेवलपमेंट जो बॉडी के अंदर चल रहे होते हैं, उन सभी को डेवलपमेंट बायोलॉजी में स्टडी किया जाता है। यहाँ हमारा फोकस मेनली डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं दैट वी शुड स्टडी, या वी आर अबाउट टू स्टडी द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसको हम एम्ब्रियोलॉजी कह रहे हैं। नाउ ये एम्ब्रियोलॉजी एक्चुअली ये थॉट स्टार्ट हुआ था हिपोक्रेट्स की वजह से। इन्होंने 460 से 377 बीसी में इनका टेन्योर रहा। इनको फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा गया है, और इन्होंने अपने व्यूज़ दिए हैं गायनी और ऑब्स्टेट्रिक्स के ऊपर। और इनके हिसाब से ह्यूमन बींग्स में एम्ब्रियो फॉर्मेशन के लिए एयर, फायर, वाटर और सॉइल ये ज़रूरी है। हवा, आग, पानी और ये मृदा, ये ज़रूरी है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए। देन इसी अपन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कर रहे हैं पहले। इसी सिलसिले में इसके बाद नेक्स्ट एरिस्टोटल आते हैं। एरिस्टोटल जिनका टेन्योर कुछ 384 से 322 बीसी में रहा, इनका वर्क रहा है उस दौरान। उन्होंने अपने लेख में जो डी जनरेशन एनिमेलियम थे उसमें डेवलपमेंट बायोलॉजी के अलग अलग स्टेजेस को मेंशन किया है, और इनका फोकस रहा था कटल फिश या सीपिया के एम्ब्रियो। इन्हीं एरिस्टोटल को फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी कहा गया है, और इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है ट्रीटीज ऑन एम्ब्रियोलॉजी। इनके हिसाब से वो केवल एग होता है जो अनडिफ्रेंशिएटेड होता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद ही उसके अंदर डिफ्रेंशिएट होने के गुण आते हैं। So fertilization is a prerequisite to development because only then it can undergo differentiation. और जब एक बार फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब सेल्स का रीअरेंजमेंट होता है और वो आगे जाके डेवलप करके एडल्ट में बन जाता है। So this is what Aristotle said. Then in the beginning of the 17th century माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया था, और जैसे जैसे माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट और ज़्यादा बेटर होता गया, वैसे वैसे इस फील्ड में और ज़्यादा अच्छे कंक्लूजन्स और रिजल्ट्स मिलने लग गए। लेटर ऑन दिस लेड टू सीरियस एक्सपेरिमेंटेशन एंड रिजल्ट्स एंड ऑब्जर्वेशन। इस कड़ी में सबसे पहले हम लाते हैं हावे और मैल्पेगी को, और उन्होंने लेंस की सहायता से चिक के डेवलपमेंट की अलग अलग स्टेजेस को स्टडी किया। देन फिर आए बोनेट, जिन्होंने पार्थेनोजेनेटिक डेवलपमेंट स्टडी करा इंसेक्ट्स के अंदर। इसी तरह पैंडर ने 3 जर्म लेयर का कंसेप्ट स्टडी करा कि किस प्रकार कोई भी एडल्ट बनने के लिए वो 3 जर्म लेयर से उसके सारे ऑर्गन्स और पूरा बॉडी डेवलप करता है। तो ये 3 जर्म लेयर कंसेप्ट था। बेयर ने इसी बीच में मैमेलियन एग के ऊपर स्टडी किया,
और उन्होंने कहा कि मैमेलियन एग एक्चुअली वो बेसिक रिक्वायरमेंट है जिसकी वजह से डेवलपमेंट पॉसिबल हो सकता है। सो जैसे जैसे ये डेवलपमेंट आगे बढ़ता गया वैसे वैसे अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने व्यूज़ रखे। आज अपन कुछ एक थेरीज़ लेंगे, जैसे फर्स्ट वी टेक प्री फॉर्मेशन थेरी। प्री फॉर्मेशन थेरी जैसे कि आप ये देख रहे हैं इस फोटोग्राफ में, इन्होंने प्री मीन्स पहले, फॉर्मेशन मतलब बनना। तो इस थ्योरी के हिसाब से ये साइंटिस्ट का मानना था कि जनन कोशिकाओं में या रिप्रोडक्टिव सेल्स में पहले से रचित भ्रूण या वयस्क का लघु रूप होता है। द मिनिएचर साइज ऑफ एन एडल्ट इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द रिप्रोडक्टिव सेल। और ये कहना था, इस थ्योरी के एक्चुअली प्रपोज करने वाले थे स्वामाडैम, और इनके हिसाब से रिप्रोडक्टिव सेल जो या तो स्पर्म हो सकती है या फिर ओवा हो सकती है, इनके अंदर ऑलरेडी एक एडल्ट का मिनी साइज्ड मौजूद रहता है और टाइम के साथ ये अपने आप को डेवलप करता है और फाइनली एडल्ट बन जाता है। यहाँ पे प्री फॉर्मेशन थ्योरी के भी जो प्रपोजल्स थे, इन लोगों ने दो में डिवाइड हो गए आपस में। एक का मानना था कि एक्चुअली वो अंडा होता है जिसके अंदर ये लघु रूप उपस्थित होता है, और इसके सपोर्टर्स थे मैलपेगी, बोनट या स्पेलेंजानी या हॉलर। इन्होंने माना कि एग एक्चुअली इज़ द मेन गाइडिंग फोर्स, या एग वो बेसिक रिक्वायरमेंट था, और स्पर्म ने तो केवल इसके डेवलपमेंट को ट्रिगर करने का नाम मात्र काम करा है। इन जो सपोर्टर्स थे एग को मानते थे बेस, हम उनको कहते हैं ओविस्ट। दूसरी तरह के कैटेगरी में वो आते हैं जैसे हाथसॉकर या लुवेनहॉक, और इन लोगों ने माना कि एक्चुअली वो स्पर्म का हेड है जहाँ की वजह से ये एनर्जी मिलती है और डेवलपमेंट पॉसिबल हो पाता है। अब वॉट एवर, चाहे वो एग हो चाहे वो स्पर्म हो, लेकिन क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव सेल होती हैं तब इनके अंदर ये लघु रूप उपस्थित होता है। तो ये था प्री फॉर्मेशन थ्योरी का मेन आइडिया। नाउ द नेक्स्ट थ्योरी इज़ थ्योरी ऑफ एपिजीन्स। थ्योरी ऑफ एपिजीन्स, ये जो आइडिया तो था एरिस्टोटल का, वी कम टू एपिजेनेटिक थ्योरी। ये थ्योरी का आइडिया तो था एरिस्टोटल का, लेकिन इसको थ्योरी में डाला था विलियम हार्वे ने अपनी किताब जिसको जनरेशन ऑफ एनिमल्स एनिमेलिया कहा गया है। और उन्होंने ये माना था कि डेवलपमेंट के लिए या एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए कुछ फैक्टर्स या एपिजीन्स होते हैं जो इनकी स्टडी मेनली हेन के एम्ब्रियो में थी। तो उन्होंने कहा कि मुर्गी के एम्ब्रियो में या मुर्गी के भ्रूण में कुछ फैक्टर्स या जीन्स होती हैं जिनके डेवलपमेंट और रीअरेंजमेंट की वजह से एक एडल्ट बनता है। नाउ ये जो फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स का नाम इन्होंने एपिजीन्स रखा, इसलिए ये एपिजेनेटिक थ्योरी के नाम से मशहूर हो गई। और यही जो एपिजीन्स हैं, इनका एक ऑर्डरली अरेंजमेंट और इनका ऑर्गेनाइज्ड मैनर में फर्दर डेवलपमेंट ही एक एडल्ट को जन्म देता है। तो दिस थ्योरी जो विलियम हार्वे की थी, इनको सपोर्ट मिला था जॉन फ्रेडरिक हीकल द्वारा, और इन्होंने ये माना था, हीकल ने फर्स्ट टाइम ये यूज़ किया था कि एक्चुअली ओवरी वर्ड इधर पहली बार यूज़ हुआ था, अदरवाइज़ अभी तक इस तरह से ओवरी को यूज़ किया नहीं गया था बाय वर्च्यू ऑफ वर्ड। सो नेक्स्ट थियरी की तरफ चलते हैं। तो बेयर्स लॉ, ये जो बेयर का नियम था, बेयर को फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं, जो अक्सर पूछा जाता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो बेयर का नियम, ये जो बेयर थे इन्होंने एक नियम प्रपोज किया जिनके हिसाब से डेवलपमेंट पैटर्न में पहले जनरल कैरेक्टर्स आते हैं और बाद में स्पेशल कैरेक्टर्स आते हैं, या वी कैन से दैट जनरल कैरेक्टर्स अपीयर रिलेटिवली अर्लियर देन द स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर्स। फॉर एग्जांपल, जब हम वर्टिब्रेट डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, एक्सियल स्केलेटन और सोमैटिक मसल्स ये पहले आ जाती हैं, चाहे किसी भी तरह के भ्रूण हों, और बाद में दूसरे कैरेक्टर्स जैसे वर्टिब्रेट खास कैरेक्टर्स जो हैं, जैसे लिम्स, अगर टेट्रापोड है तो लिम्स, फेदर्स अगर वो पक्षी है, बाल अगर वो मैमल है, ये सारे बाद में आते हैं। सो ऑल द एम्ब्रियोज, सारे ही एम्ब्रियोज जब डेवलप करते हैं तो वो कुछ इसी प्रकार की एक वो दिखाते हैं सिस्टमैटिक डेवलपमेंट, जिसमें
सभी एक से लगते हैं, डिस्टिंक्ट, इनको अलग अलग करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये सभी एक से लगते हैं। और जैसे जैसे वक्त के साथ आगे स्टेज बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे इनके अंदर स्पेशलिस्ट कैरेक्टर्स डेवलप होने लग जाते हैं। एंड द एनिमल पासेस टू ऑल दीज अर्ली स्टेजेस टू रीच अ फाइनल स्टेज। सभी इन स्टेजेस, जो पूर्व स्टेजेस होती हैं, इनके थ्रू सभी एनिमल्स को पास होना या सभी एम्ब्रियोज को पास होना ज़रूरी होता है। ये था बेयस का नियम। नाउ नेक्स्ट नियम की बात करते हैं, तो वो है बायोजेनेटिक लॉ ऑफ मुलर एंड हिकल। मुलर और हिकल ने बायोजेनेटिक लॉ या रिकैपिटुलेशन थियरी propound की थी, और इन्होंने एक्चुअली अपना सारा जो भी वर्क था, ये था बेयस के वर्क से लिया था, या अपन कह सकते हैं कि बेयर के लॉ को इन्होंने एनालाइज किया और थोड़ा रीशफल किया, और फिर इन्होंने रिकैपिटुलेशन थियरी propound की। और इनके हिसाब से भी अगेन इट वाज द सेम थिंग। इन्होंने यही माना कि पहले प्रिमिटिव कैरेक्टर्स अपीयर होंगे और उसके बाद स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर्स अपीयर होंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि पहले जनरल कैरेक्टर्स अपीयर होते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, और बाद में एडवांस कैरेक्टर्स अपीयर होते हैं। और इस प्रोसेस में इन्होंने एक वो दिया जिसको ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेट्स फाइलोजेनी, जहाँ पे सभी तरह के ये जो गुण हैं, ये सभी एम्ब्रियोज द्वारा प्रिमिटिव से एडवांस स्टेज में दिखाए गए हैं। ऑन्टोजेनी को हम मान सकते हैं दैट दिस इज़ अ शॉर्टन एंड मॉडिफाइड रिकैपिटुलेशन ऑफ फाइलोजेनी। दिस ऑन्टोजेनी, फाइलोजेनी एंड रिकैपिटुलेशन, ये हिकल का था। ये इंडिविजुअल डेवलपमेंट को उन्होंने माना कि इट रिकैपिटुलेट्स द फाइलोजेनी, मतलब एवोल्यूशनरी लाइन में जो चल रहा है वो ऑटोमेटिकली पीछे से, मतलब आप ये कह सकते हैं जो लोअर एनिमल्स हैं उनकी तरफ से हायर एनिमल्स की तरफ आता है। नाउ नेक्स्ट जिसको हम कह रहे हैं द जर्म प्लाज्म थियरी। ये जर्म प्लाज्म का जो कंसेप्ट था, ये स्पेलेंज़ानी ने डेवलप किया था, और स्पेलेंज़ानी ने ये माना था कि जितने भी एनिमल्स हैं उनका डेवलपमेंट एक्चुअली जर्म लेयर्स से होता है। नाउ व्हाट आर जर्म लेयर्स? जब भी फर्टिलाइजेशन होता है और ब्लास्टुला बनता है, ब्लास्टुला में आगे जा कर के जब डिस्टिंक्शन हो जाता है अलग लेयर्स में, तब हम कहते हैं गैस्ट्रुला बन जाता है। इस गैस्ट्रुला में कई एनिमल्स के अंदर 2 लेयर्स होती हैं, किसी में 3 लेयर्स होती हैं। अगर 2 होती है तो हम उसको एक्टो और एंडोडर्म कहते हैं, और 3 होती है तो अपन एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म कहते हैं। और जो ये एक्टो, एंडो, मेसोडर्म, ये आगे जा करके ये पूरा एनिमल बना देती हैं। चाहे इनकी स्टडी तो मेनली फोकस थी एम्फिऑक्सिस के अंदर, और इन्होंने स्टडी किया कि किस प्रकार ब्लास्टुला के इन्वेजिनेशन और इन्वेजिनेशन प्रोसेस द्वारा वो गैस्ट्रुला में बदल जाता है, और साथ ही साथ ये जो 2 लेयर्स थी एक्टो और एंडोडर्म, इनके अलग अलग तरह के डेवलपमेंट की वजह से एक पूरा एडल्ट एम्फिऑक्सिस बन जाता है, जो बाद में ग्रो करके अपना पूरा साइज़ ले लेता है। और ये जो जर्म लेयर कंसेप्ट था, इसने एक्चुअली मेन प्रपोजल तो इनका दिया था स्पेलेंज़ानी ने, लेकिन माना तो यही था कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्लीवेज जब स्टार्ट होता है तो क्लीवेज एक जर्मिनल लेयर कंसेप्ट लाता है, और ये जर्मिनल लेयर्स ही आगे जा कर के पूरा इंडिविजुअल बनाती हैं। नाउ लास्ट इस कड़ी में लास्ट थियरी लेते हैं जर्म प्लाज्म थियरी। ये जर्म प्लाज्म थियरी ये दी थी वीज़मैन ने, ऑगस्ट वीज़मैन ने 1883 में इसको propound किया था। इन्होंने ये माना था कि किसी भी एनिमल के अंदर 2 प्रकार के प्लाज्मा होते हैं, एक तो वो जो इनकी जनन कोशिकाओं में पाए जाते हैं और एक इनकी कायिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। एक को हम कहते हैं जर्म सेल्स और दूसरी सोमैटिक सेल्स। ना जितनी भी ये जर्म सेल्स होती हैं ये सेल्फ परपेचुएटिंग होती हैं, और ये अपने सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आगे नेक्स्ट जनरेशन में पास कर देती हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जो भी इन्फॉर्मेशन इन सेल्स के अंदर होती है वो अपनी इन्फॉर्मेशन को आगे पास करती हैं या कामयाब हो जाती हैं, जबकि सोमैटिक सेल दे डाई विद द डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म, तो उनका रोल इनहेरिटेंस में या उनका रोल इस तरह इस पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं होता। सो जर्म प्लाज्म थियरी एक्चुअली
sees that the plasma is of two types, one which can be inherited जिसको हम germplasm कहते हैं, one which can not be inherited जिसको हम somatoplasm कहते हैं. So these were the different theories जहाँ अपन ने बात करी कि किस प्रकार डेवलपमेंट, किसी भी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट बहुत सारे थियरीज़ को अंडरगो करते हुए, अभी रिलेटिवली अभी और बहुत सारी थियरीज़ हैं जो अपन नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे. द मेन फोकस ऑफ दिस चैप्टर इज़, जो अपन ने स्टडी किया है, पहला प्री फॉर्मेशन थियरी जो ये मानता है कि एम्ब्रियो, ये जर्म सेल्स के अंदर ऑलरेडी प्री फॉर्म्ड छोटे छोटे वो स्टेजेस होते हैं वयस्क के. देन एपिजेनेटिक थियरी जो मानता है कि ये जो छोटे छोटे फैक्टर्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं एक एडल्ट को बनाने में. देन बेयस का लॉ जो कहता है कि जनरल कैरेक्टर्स से स्पेसिफिक कैरेक्टर्स की तरफ जाते हैं. रिकैपिटुलेशन थियरी जो अगेन बेयस के लॉ का एक्सटेंशन है और मानता है कि ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेट्स फाइलोजेनी. देन जर्म लेयर कंसेप्ट जिसके हिसाब से ये जो 2 या 3 जर्म लेयर्स होती हैं, इन्हीं के आगे डिफ्रेंसिएशन और डेवलपमेंट की वजह से नया ऑर्गेनिज्म बनता है. एंड फाइनली जर्म प्लाज्म थियरी जो मानता है कि प्लाज्मा 2 प्रकार का होता है, एक जो इनहेरिट किया जाता है और दूसरा नहीं किया जाता है. और इस जर्म प्लाज्म के अंदर जो भी चेंजेस आते हैं वो सेल्फ परपेचुएटिंग होते हैं और पास हो जाते हैं एक से दूसरे ऑर्गेनिज्म में. So this was all in today's lecture. Today we'll study some other, tomorrow we'll study, या हमारे नेक्स्ट लेक्चर में अपन कुछ और थियरीज़ करेंगे डेवलपमेंट की. थैंक यू.